हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर है वह है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति, जिसमें हमको यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चाइना के तुलनात्मक अध्ययन करना है। विषय की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले इस पेपर के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाली जो पाठ्यक्रम है, जो विषय सूची है, उसको जान लिया जाए। आज के क्लास में हम विषय सूची की चर्चा करेंगे और उसके बाद तुलनात्मक राजनीति का हमारे अध्ययन के लिए कितना उपयोगी है, कितना आवश्यक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पाठ्यक्रम को देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अंदर कुल 8 यूनिट को रखा गया है, जिसमें पहला यूनिट है राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता। तुलनात्मक राजनीति की क्या प्रकृति है, क्या क्षेत्र है और उसकी क्या उपयोगिता है, इसको हमको पहले यूनिट में अध्ययन करना है। दूसरे यूनिट में इसका यह है कि पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र के विचार। जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो उदारवादी लोकतंत्र के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करके रहता है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तीसरे में समाजवाद और समाजवादी देश में समाजवादी कार्य। वर्ल्ड के लेवल पे पूरा वर्ल्ड 2 विचारधाराओं में बटा हुआ है, एक जो है पूंजीवादी और दूसरा है समाजवादी। चूँकि हमको तुलनात्मक अध्ययन, इस तुलनात्मक राजनीति के अंदर तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ना है, तो यहाँ भी हमको तुलना करने का आधार मिल जाता है, पूंजीवाद और समाजवाद। दूसरे यूनिट में हमें पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में पढ़नी है और तीसरे में समाजवाद के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो चौथा यूनिट है बी उपनिवेशवाद और विकासशील देशों में राज्य की भूमिका। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विगत बहुत साल पहले यूरोप का, अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देशों में अपना औपनिवेशिक राज्य था और उन औपनिवेशिक राज्य से जब स्वतंत्रता मिली उन देशों को, तो उन देशों में राज्य की भूमिका क्या रही, जिसमें विशेषकर जो हमारा देश है, हमारा देश भी एक औपनिवेशिक राज्य रहा जो 1947 के बाद यह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हुआ, स्थापित हुआ। इसलिए हम भारत की तुलना इस पूंजीवादी राज्य और समाजवादी राज्यों के साथ भी करेंगे अध्ययन के दौरान। जो 5वां यूनिट है उसमें है ब्रिटिश संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच संबंधों की परीक्षण और यूके में न्यायपालिका की भूमिका। ब्रिटिश संविधान की विशेषता के साथ उसकी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या भूमिका है, क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, इनको पढ़ना है, तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ना है। 6वें यूनिट में यूएसए के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता, यूएसए में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की संरचना, शक्ति और कार्य पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तो दिया है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच के संबंधों की परीक्षण करना है, लेकिन हमको यहाँ पे संबंधों की परीक्षण नहीं दिया हुआ। यहाँ पे सीधे सीधे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की संरचना, शक्ति और कार्य को पढ़ना है। ठीक है, जो 7वां यूनिट है वह है कन्फ्यूजनवाद, माओवाद, चीन की राजनीतिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं, चीन का कम्युनिस्ट पार्टी और एक देश एक व्यवस्था, एक देश और 2 व्यवस्था। एक देश 2 व्यवस्था का मतलब यह है कि एक तरफ सरकार है तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार दोनों के कहा गया ये 2 व्यवस्थाएं हैं, तो चीन के संदर्भ में हमको ये पढ़ना है। जो 8वां यूनिट है यह है बहुल कार्यपालिका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनमत संग्रह, पहल या आरंभ, स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था। क्योंकि हमको 4 देशों की तुलनात्मक अध्ययन करना है, जिसमें यूएसए और ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, चीन में लोकतंत्र है लेकिन यह कम्युनिस्टों का शासन है, स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र है लेकिन यह लोकतंत्र ब्रिटेन और यूएसए के लोकतंत्र से थोड़ा अलग है। इसको हम लोग पढ़ने के दौरान समझ लेंगे। अभी क्या इस पूरे यूनिट को थोड़ा हम लोग सिंपल करके देखें कि हमको कैसे पढ़ना और किस तरीके से इसको याद रखना है, इस चीज़ पर हम लोग ध्यान दें।
हमने 8 यूनिट को कैसे पढ़ना है सिंपल करके थोड़ा उसको देखते हैं। सबसे पहले जो पहला यूनिट है उसमें हम लोग को पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति। ठीक है, उसके बाद से हमको इसी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन दो विपरीत विचारधाराओं के अंतर्गत करना है। पहला पूंजीवाद, दूसरा समाजवाद। इस तुलनात्मक राजनीति को दो विचारधाराओं के अंतर्गत देखना। ठीक है, अब पूंजीवादी व्यवस्था में किन किन देशों को रखना है, किन किन देशों के संविधान को पढ़ना है, तो हमको जो है यूके का संविधान पढ़ना है, यूएसए का संविधान पढ़ना है और जो है स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ना है। स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ना है। इन तीनों में हमको पढ़ना क्या है? इन तीनों में पढ़ना है संविधान, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब समाजवादी देशों में देखें तो समाजवादी देशों के अंतर्गत हमको जो है चीन के देशों को पढ़ना है। यही चीज चीन में भी पढ़ना है। जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को चीन में भी पढ़ना है। इस टॉपिक को हमको जो है यूके, यूएसए और स्विट्जरलैंड में पढ़ना है। दूसरा जो देश आता है कि उपनिवेशिक स्टेट में राज्यों की भूमिका, जिसमें विशेषकर भारत का संविधान, विकासशील देशों में राज्य की जो भूमिका वो भारत के संदर्भ में पढ़ना है। तो इन सब की जो तुलना है, इन सब की तुलना जो है हमको भारत के संविधान के साथ करना है। पूरी की पूरी जो टॉपिक है, पूरी की पूरी जो सिलेबस है, यही आपका सिलेबस है तुलनात्मक राजनीति की। फिफ्थ सेमेस्टर के जो पहला पेपर है, वो पहले पेपर का यही पूरा का पूरा टॉपिक है। 8 यूनिट जो है इस रूप में आप याद कर सकते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और क्षेत्र और प्रकृति, जैसा कि नाम है उसका अर्थ क्षेत्र और प्रकृति पढ़ना है। अब इस तुलनात्मक क्षेत्र में हम तुलनात्मक राजनीति में क्या करने हैं, पूरे विश्व को दो विचारधाराओं में बांट देना है। हमको पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में पढ़ना है और समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत में पढ़ना है। इसमें 4 देशों को संविधान को पढ़ना है, तो यूके, यूएसए और स्विट्जरलैंड ये पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। चीन जो है यह समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। औपनिवेशिक राज्य में विकासशील देशों की भूमिका में हमको भारत को संदर्भ में लेकर पढ़ना है। भारत के संविधान की तुलना इस पूंजीवादी राज्य और समाजवादी राज्य के साथ तुलना करके पढ़ना है। जो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये बहुत ही पूरे पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक कहने का मतलब ये है कि यदि हम आईएएस मेंस का जीएस पोर्शन, इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन देखें, जो पेपर 250 नंबर का होता है, उसमें 150 नंबर का जो क्वेश्चन जीएस मेंस में बनता है वो इंडियन पॉलिटी का, वो टोटल ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से बनता है। यदि हम भारतीय संविधान का अध्ययन
में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा कर लिए रहते हैं और तुलनात्मक अध्ययन कर लिए रहते हैं, तो पूरा का पूरा ये जो 150 नंबर का क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का आईएएस मेंस वाले में, तो हमको यहाँ से तैयार हो जाता है। आईएएस मेंस की दृष्टि से ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बाद में हम बताएंगे कि इस टॉपिक्स में से किस टॉपिक के किन किन टॉपिकों से प्रश्न जो आईएएस के बने हुए हैं। बस यहाँ जब बताने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि ये टॉपिक आपके आईएएस मेंस जीएस जो इंडियन पॉलिटी है वो सेक्शन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन विषय सूची को जानने के बाद हमारा जो दूसरा चर्चा का विषय है वह यह है कि आज हम लोग जान लिया जाए कि इस तुलनात्मक राजनीति को पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, हम तुलनात्मक राजनीति क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता हमारे अध्ययन के क्षेत्र में, इसको हमको जानना है। तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्या है, क्यों तुलनात्मक राजनीति को हम पढ़ना चाहते हैं, इसके महत्व को थोड़ा जाना जाए। तो सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति के महत्व को जानने में 4 महत्वपूर्ण बातों को जानना हमको पड़ेगा। सबसे पहले कि यह जो तुलनात्मक राजनीति है यह राजनीतिक व्यवहार को समझाने में मदद करता है। दूसरा, राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाता है। तीसरा, राजनीति में सिद्धांतों का निर्माण करता है। और चौथा, प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों का पुनः प्रमाणिकता करता है, पुनः प्रमाणित करता है। चूँकि हमको ये जानकारी है कि जो राजनीतिक शास्त्र है वह राजनीति का ही अध्ययन करता है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों का ही अध्ययन करता है। ठीक है, तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों के अध्ययन करने की क्षेत्र में तुलनात्मक राजनीति की क्या उपयोगिता है, इसमें सबसे पहली बात है कि राजनीतिक व्यवहार को समझना। राजनीति अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स की चीज़ है, इसको समझना बहुत आसान काम नहीं है। हम राजनीतिक स्वरूप को, एक देश की राजनीतिक व्यवस्था को जब दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं तो ऊपर ऊपर में हमें बहुत समानता दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही हम उसकी तुलना करके थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो हमें उसकी विभिन्नता को दिखाई देती है। कहने का मतलब यह है कि तुलनात्मक राजनीति जो है, जब एक देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं को दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ तुलना करते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमियाँ, साथ ही साथ उसमें समानता और असमानताओं को भी पता चलता है। यह समानता और असमानता, अच्छाई और कमियां बता के हम अपनी व्यवस्थाओं में क्या सुधार करना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है तुलनात्मक राजनीति। यह हमें ऐसे तथ्यों को देता है जिस तथ्य के आधार पे हम अपने राजनीतिक व्यवस्था में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख लें, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, ब्रिटेन भी एक लोकतांत्रिक देश है, स्विट्जरलैंड भी एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन भारत में यदि देखा जाए तो इस लोकतांत्रिक देश में महिलाओं की जो मताधिकार का, मत देने का अधिकार है, यह संविधान के लागू होने के तुरंत बाद दे दिया गया। वहीं जब हम ब्रिटेन में देखते हैं, ब्रिटेन की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को देखते हैं तो वहाँ की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या है, वहाँ लोकतंत्र जो है 17वीं शताब्दी में ही स्थापित हो गया। ठीक है, इसके बावजूद भी जो महिलाएं हैं उनको मत देने का अधिकार कब मिला, उन्हें मत देने का अधिकार 1928 में मिला। यूके में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1928 में मिला। ठीक इसी तरीके से जो यदि हम स्विट्जरलैंड की चर्चा करें तो 1971 में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में 1971 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। यदि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना, इस लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी और अधिकार की बात की तुलना यदि हम यूके और स्विट्जरलैंड से करते हैं तो हमारा लोकतंत्र इस मामले में ज़्यादा परिपक्व है, ज़्यादा ठीक है। ठीक है, क्योंकि समय के अनुसार जैसे हम लोग आज़ाद हुए उसी समय महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिए। ये बात हमें कैसे पता चली, ये बात हम जब अपनी व्यवस्था की तुलना दूसरे देशों के साथ किए तब हमें एहसास हो रहा है कि हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसा है, परिपक्व है और इनकी तुलना में ज़्यादा बेहतर है। एक साधारण से उदाहरण देने के बाद ये ऐसी बात समझ में आई है। ठीक है, राजनीतिक व्यवहार को समझना
इसके बाद से क्या है, राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। राजनीति शास्त्र में सबसे बड़ी समस्या यह बात उत्पन्न हुई कि एक राजनीति शास्त्र को जब तक विज्ञान के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा तब तक राजनीति शास्त्र का जो महत्व है यह समाप्त हो जाएगा। यह मानकीय विषय है, सामाजिक विषय है, लेकिन इन विषयों को जब तक वैज्ञानिक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा तब तक इसके महत्व नहीं मिल पाएगा। तो तुलनात्मक अध्ययन जो है राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कैसे निभाता है, जैसे हम प्राचीन व्यवस्था में देख लें, अरस्तु से पहले भी प्लेटो और सुकरात यूनान में राजनीतिक चिंतन किए, लेकिन उनको राजनीति शास्त्र का पिता नहीं कहा गया, पिता अरस्तु को कहा गया। इसका मुख्य कारण क्या था कि अरस्तु ने अपने जो राजनीतिक सिद्धांत दिए उस राजनीतिक सिद्धांतों में तुलनात्मक अध्ययन की प्राथमिकता दिया। 158 देशों के संविधानों की तुलना करने के बाद वो संविधान का वर्गीकरण किया। इस आधार पे जिस तरीके से वो तुलना कर करके अपना सिद्धांत देता था, अर्थात क्या है, उस अपने अध्ययन को, अपने तथ्यों को वह वैज्ञानिकता प्रदान करता था। आधुनिक समय में जो व्यवहारवादी उपागम है, राजनीति शास्त्र का व्यवहारवादी उपागम है, जिसका जनक डेविड ईस्टन को माना जाता है, इसने भी अपने अध्ययन को तुलनात्मक अध्ययन किया, राजनीति शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन किया। और व्यवहारवादियों ने राजनीतिक तथ्यों को, राजनीति में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को तथ्यों के आधार पर अध्ययन करने का प्रयास किया, ताकि इस तथ्य के आधार पर अध्ययन करके राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में लाया जा सके। तो ये जो है तुलनात्मक राजनीति को हम इस रूप में कहेंगे कि ये राजनीति शास्त्र विषय को विज्ञान की श्रेणी में लाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति का क्या है, विशेष महत्व है। तीसरी जो है, राजनीति में सिद्धांतों का निर्माण। कोई भी विषय है, उस विषय की उपयोगिता और महत्व तभी है जब उसमें सिद्धांतों की निर्माण होगी। सिद्धांत दो प्रकार से बनते हैं, आदर्शात्मक सिद्धांत और अनुभवमूलक सिद्धांत। आदर्शात्मक सिद्धांत में यह मतलब होता है कि मनुष्य कल्पना के माध्यम से कोई चीज़ कल्पना के माध्यम से किसी सिद्धांत का निर्माण कर लेता है, फिर उसी कल्पना के आधार पर उन सिद्धांतों की रचना करता है। जैसे हम प्लेटो का उदाहरण ले सकते हैं। प्लेटो अपनी चिंतन के माध्यम से एक दार्शनिक राजा की कल्पना किया और उस दार्शनिक राजा को स्थापित करने के लिए एक आदर्श राज्य की भी रचना कर देता है। तो ये चिंतन मूलक जो आदर्शवादी सिद्धांत हैं, ये बहुत वैज्ञानिक नहीं हैं, लेकिन हाँ, सिद्धांतों के निर्माण के क्षेत्र में इनका एक प्रयास होता है। दूसरा होता अनुभवमूलक सिद्धांत। अनुभवमूलक सिद्धांत उनको कहा जाता है जब तथ्य को एकत्रित करके ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है जो सिद्धांत राजनीति शास्त्र के अध्ययन में या उसके मार्गदर्शन करने में सहायक की भूमिका निभाती है। तो तुलनात्मक राजनीति इस तरीके के क्षेत्र में, सिद्धांतों के निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए यह तुलनात्मक राजनीति क्या है, राजनीति शास्त्र के विषय के लिए ज़्यादा उपयोगी है। चौथा जो है, प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः प्रामाणिकता। कोई भी सिद्धांत तभी तक सार्थक है जब उसकी बार बार प्रामाणिकता सिद्ध हो। समय काल परिस्थितियों के अनुसार जब दी गई राजनीति में सिद्धांत समय के अनुकूल प्रासंगिक है तो उसको लंबे समय तक रखा जाता है। यदि वह प्रासंगिक नहीं है तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये कैसे होता है, यदि विगत सालों में कोई सिद्धांत है, आज की डेट में उसकी प्रासंगिकता है कि नहीं, तो उसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से हम राजनीति में प्रचलित जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों की तुलना करके उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हैं। इसलिए तुलनात्मक राजनीति का महत्व ज़्यादा है। तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में ये चारों बातें तुलनात्मक राजनीति के महत्व को बताता है और एक राजनीति शास्त्र के लिए अध्ययन की जो पद्धति है वह तुलनात्मक अध्ययन पद्धति ज़्यादा प्रामाणिक है, ज़्यादा वैज्ञानिक है। उन विषयों का अध्ययन जो तुलनाओं के माध्यम से होता है उसकी प्रामाणिकता और सटीकता ज़्यादा होती है। इन्हीं सब कथनों के बाद इस आज की चर्चा को हम यहीं रोकेंगे, ठीक है। आज के बाद फिर तुलनात्मक राजनीति की अर्थ, प्रकृति और उसका क्षेत्र क्या है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।